हाँ जी, तो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मेहनत कर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और मेडाइवल हिस्ट्री के आज लेक्चर नंबर 20 को हम शुरू करने जा रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने अकबर के सारे युद्धों को पूरी तरह समझ लिया। उससे पहले के लेक्चर्स में हमने अकबर की उत्तर भारत की नीतियों को देखा और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे उसने दक्षिण भारत को अपने कंट्रोल में किया। दक्षिण भारत को जीतना अकबर के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। ऐसा इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मुगल सल्तनत में पहला ऐसा बादशाह अकबर था जो दक्षिण भारत गया और जाके उसने पूरा खानदेश, बरार का किला, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा सबको जीता। कल के लेक्चर में हमने इतने पढ़ लिया था और टोटल अकबर के युद्ध हमने खत्म कर लिए थे। आज हमें अकबर का अंत पढ़ना है और जहांगीर का उदय, कैसे जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और जहांगीर के बारे में हमें पढ़ाई शुरू करनी है। तो कॉपी पेन निकालिए और बड़े ही ठंडे दिमाग के साथ कानों को खोलिए और पढ़ना शुरू कीजिए। चलिए देखो, एक बार अभी अकबर की हम मुद्रा प्रणाली समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कैसे कैसे अकबर का विरोध होकर जहांगीर गद्दी पर बैठा। और उसके बाद पहले हम अकबर का एक बार पूरा रिवीजन करेंगे, क्योंकि अकबर को हमने बहुत क्लासेस में 7 क्लासेस लग गई हमें अकबर को समझने में। तब उसके बाद जाके हम जहांगीर को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा हमारा टॉपिक रह रहा है, क्या? अकबर की मुद्रा प्रणाली। अकबर की मुद्रा प्रणाली, मुद्रा प्रणाली का मतलब आप समझते हैं कि उसने कौन से कॉइन्स चलाए, सिक्के चलाए। देखो, अगर आपको शेरशाह सूरी का समय ध्यान हो तो शेरशाह सूरी ने 3 सिक्के भारत में चलाए थे। एक सोने का, सोने मतलब ये नहीं कि जाके सो जाओ, सोना मतलब गोल्ड भाई, गोल्ड। एक चांदी का और एक तांबे का, ठीक है जी। सोने का जो सिक्का चलाया उसको बोला गया असरफी। चांदी का जो सिक्का चलाया गया उसको बोला गया शेरशाह के काल में रुपया। और तांबा जो चलाया गया उसको बोला गया था दाम। ये वहां हमने पढ़ लिया है। अब एक चांदी बराबर, या एक चांदी नहीं, हम यहां पर 1 रुपया लिखते हैं। शेरशाह सूरी के काल में 1 रुपया बराबर 64 दाम हुआ करते थे मित्रों, ठीक है। अकबर ने रुपया को ऐसे के ऐसे ही चलते रहने दिया, लेकिन अकबर के काल में 1 रुपया बराबर 40 दाम होते थे। अब देखो, कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर तीसरे चौथे साल का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे से रीजनिंग का सवाल पूछने समझने लगते हैं कि शेरशाह सूरी के समय अगर रेशियो 1.64 था तो बताइए अकबर के समय कितना होगा। बच्चे सोचते हैं तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, पर रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये मुद्रा प्रणाली पूछी जा रही है अकबर की। शेरशाह के समय 1 रुपये में कितने दाम हुआ करते थे? 64। और अकबर के समय 1 रुपये में कितने दाम हुआ करते थे? 40। सबसे पहले ये चीज याद रखना, अकबर क्योंकि हरका से विवाह के बाद राजपूतों से उसके संबंध बड़े अच्छे हो गए थे। दूसरा, वो सेक्युलर राजा था, इसलिए अकबर ने सीताराम के भी छपे हुए सिक्के चलाए थे कि सिक्के पे एक और राम जी छपे हुए हैं, दूसरी ओर सीता जी छपे हुए हैं। वैसे सिक्के भी अकबर के काल में मुगल सल्तनत के प्रचलन में आए थे। तो कई बार पूछा जाता है कि मुगल बादशाहों में कौन सा ऐसा बादशाह था जिसने सीता और राम जी के छपे हुए सिक्के चलाए? वो अकबर था। इसमें अगर हमें मेन पढ़ना है तो इसने एक गोल सिक्का चलाया जिसको बोला गया इलाही, और एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप सिक्का चलाया जिसको बोला गया इलाही और जलाली। 2 सिक्के ये ऐसे थे जो अकबर ने अपने काल में नहीं चलाए। देखो, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अगर कोई भी महान राजा होगा तो वो 3-4 काम जरूर करेगा। अपने राज्य का फैलावा करेगा, साम्राज्य विस्तार नीति को अपनाएगा, राजधानी स्थापित करेगा, नए सिक्के चलाएगा और समाज में जितनी भी कुरीतियां चल रही हैं उनको खात्मा करेगा। ये होता है एक विशाल, एक बड़े सम्राट की पहचान। अकबर ने वो सारे करे। तो भैया रुपया तो पहले से चलता हुआ आ रहा था शेरशाह सूरी। आज हम पढ़ते बोल देते हैं अकबर ने अपना दिमाग थोड़ी लगाया, कॉपी पेस्ट मार लिया शेरशाह सूरी को, बोल देते ना। इसलिए अकबर जानता था कि आगे जाके मुझे पढ़ेंगे तो बोल देंगे अकबर में दिमाग नहीं था, उसने तो शेरशाह सूरी के सारे कंसेप्ट को कॉपी पेस्ट मार लिया। इसलिए उसने अपने नए सिक्के भी चलाए, इलाही और जलाली। इलाही था गोल वृत्ताकार और ये था आयताकार रेक्टेंगुलर जलाली। अब आप खुद बताओ इनमें से कौन सा सिक्का ज्यादा प्रचलन में आएगा? सीधी बात है, गोल सिक्का आएगा। चौकोर सिक्का जेब में डालोगे कोने में फंस जाएगा। देखा होगा ना, मेरे के साथ बड़ी दिक्कत होती है। कोई ऐसे बहुत तिकोनिया
पैनी चीज होती है, पॉकेट के बिल्कुल कोने में जाके फंस जाती है ना। और ये कंफर्टेबल भी नहीं, आप इमेजिन करो सिक्का चौकोर, कंफर्टेबल भी नहीं होगा, क्योंकि हमें किसकी आदत हो चुकी है, गोल्ड करेंसी की। तो इसका जलाली ज्यादा समय तक नहीं चला, इलाही चला। ठीक है, तो अकबर द्वारा चलाया गया सिक्का कौन सा था, इलाही और जलाली। लेकिन तूल कौन से ने पकड़ा, ज्यादा चला कौन सा, इलाही। अब इलाही और रुपये में कई बार रिलेशन पूछा जाता है। एक इलाही बराबर 10 चांदी के सिक्के या 10 रुपया हुआ करता था, ये चीज याद रखना। यहां से कई बार क्लासी, चपरासी, गैंगकर्मी, सफाई कर्मी, रेलवे, बैंकिंग, ये जितने भी छोटे छोटे पेपर हैं, सब जगह ये पुलिस भर्ती के, सेना भर्ती के, वहां पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि अकबर के समय एक इलाही बराबर कितने रुपये हुआ करते थे, 10। ठीक है, ये थी इसकी मुद्रा प्रणाली जो हमें याद रखनी है। इसमें याद क्या रखना है, बस याद रखना है कि भैया इसने सीताराम प्रकार के अलग सिक्के चलाए, 2 सिक्के इसने नए इंट्रोड्यूस करे थे, इलाही और जलाली, जिनमें से जलाली ज्यादा नहीं चल पाया, इलाही चला। लेकिन आगे जाके इसके जो उत्तराधिकारी आएंगे, इसी के जो आगे जाके अभी सक्सेसर आएंगे, वो जाके इस सिक्के को क्या कर देंगे, खत्म। अब बात आ चुकी थी 1602। अब 1602 में मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जहांगीर ने 1602 में अकबर का विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया बहुत दबा के अकबर के खिलाफ कि पापा यार तुम कब से गद्दी पे बैठे हो यार, अपने बेटे के बारे में सोचो, हमारे जवानी के दिन है, आप यार बुढ़ापे में भी बैठे हो सल्तनत की गद्दी पर, थोड़ा हमें टाइम दो। लेकिन बस की किसके की, अकबर के सामने जाके कोई ऐसे बोल दे। तो जहांगीर ने, सलीम ने क्या करा, अपने पिताजी का ही विरोध कर दिया। अभी बात पता चलती है अकबर को कि यार अपने बेटे ने अपना विरोध कर दिया है, कि किस लिए, कि गद्दी के चक्कर में। तो इनके नौरत्नों में से एक बड़े महान व्यक्ति थे जिनका नाम था अबू फजल, हम पढ़ चुके हैं, बड़े बड़े इतिहासकार थे। इन्होंने अकबरनामा भी लिखी, अभी आगे पढ़ेंगे, जो अकबर के बारे में सबसे सटीक किताब हो, इन्होंने लिखी थी अबू फजल। अकबर के नौरत्नों में से एक थे। अकबर ने जब नया धर्म चलाया था दीन इलाही, तो उस धर्म के पुरोहित बनाया था अबू फजल को। अकबर को बहुत भरोसा था अबू फजल पे। अबू फजल को भेजा गया सलीम को समझाने के लिए, कि अकबर ने अबू फजल से बोला यार जाके सलीम को समझाओ, क्यों अपने बाप को बिना वजह खून गर्म कर रहा है, भले ही बूढ़े हो गए लेकिन खून अभी गर्म हो गया तो बेटे को मार काट देंगे। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, औरंगजेब के समय उसके बेटे ने विरोध करना चाहता, आंखों में गर्म सरिया दिलवा दी थी औरंगजेब ने, कि करो विरोध, अपने बाप का कौन करोगे, अपने बेटे की आंखों में गर्म सरिया दिलवा दी थी, लोहे की रॉड। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अबू फजल गए समझाने सलीम को कि बेटा ऐसे नहीं करते, तुम्हारे अब्बा जान है, चलो तुम्हें 2-4 रुपए चाहिए ले लो, आइसक्रीम खा लेना, लेकिन तुम जाके अपने बाप का विरोध क्यों कर रहे हो। अब यहां जहांगीर बहुत बुरी तरह चिढ़ा बैठा था। जहांगीर का एक बहुत ही पैट यार था जिसका नाम था वीर सिंह बुंदेला। ये राजस्थान के रजवाड़ों में बड़े राजपूत, और इनका सलीम से बड़ा अच्छा रिश्ता था। वीर सिंह बुंदेला के हाथों जब अबू फजल जहांगीर को समझाने आए थे ना, तो अब जहांगीर ने पहले वीर सिंह बुंदेला को सेट कर दिया था कि जैसे ही अबू फजल मुझे समझाने आएगा तू लियो, और जाके खंजर मार दियो अबू फजल में, अबू फजल की फाइल ही निपटा दियो। तो जब अबू फजल समझाने गए थे तो जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला से अबू फजल को मरवा दिया था, और ये बात अकबर को पसंद नहीं आई थी। अकबर ने जहांगीर को सजा भी दी थी, लेकिन करते करते देखो 1602 चल ही रहा है, 1605 में अकबर को हो गया था डायरिया। आप समझते नहीं क्या होता है, दस्त लग जाना। और क्योंकि अब बूढ़ा भी हो चुका था, और कब जन्मा है अकबर, 1542। क्या चल रहा है ये 1605, 58 साल ये और 5 साल ये, हालांकि उम्र तो ज्यादा नहीं थी, है ना। 58 कितना होता है, 63 साल की उम्र में उसको डायरिया हुआ, और डायरिया के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। और इससे पहले जहांगीर के और भी भाई थे, अकबर के और भी बेटे थे, बहुत सारे शहजादे थे, लेकिन सब शराब के चक्कर में मर चुके थे। सलीम बड़ा था, तो सलीम का रास्ता बिल्कुल साफ था कि जैसे ही अकबर गद्दी से हटेगा तो अगला जो बादशाह बनेगा वो सलीम बनेगा, जहांगीर बनेगा। तो 1605 में जैसे ही अकबर की मृत्यु हुई, सिंहासन पर बैठा जहांगीर। ठीक है जी, अकबर की 1605 में मृत्यु हो गई और गद्दी पर बैठा जहांगीर। अब हम जहांगीर को पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार रिवीजन कर लें, तब हम जहांगीर को पढ़ना शुरू करेंगे। देखो रिवीजन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि आप आगे बढ़ते जाओगे और पीछे का भूलते जाओगे तो यकीन मानो पढ़ना आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, देखो बाबर का कब से कब तक आया भैया,
बाबर 1526 में आया और 1530 में निकल लिया। उसके बाद हुमायूं का टोटल लिख लेते हैं हम ओवरऑल 1530 से 1556। हालांकि इसमें शेरशाह सूरी भी आया लेकिन अभी हम उसको छोड़ देते हैं। अकबर 1556 से 1605। अब हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? जहांगीर। ये सब एडी में है भाई। ये 1605 से 1628 तक गद्दी पर बैठेगा। 1628 में शाहजहां साहब आ जाएंगे। ठीक है। बाबर के लिए जो किताब लिखी गई वो है बाबरनामा। बाबरनामा के साथ साथ एक किताब और है तुजुके बाबरी। ये दो किताब हैं जो बाबर के बारे में बताती है, तुजुके बाबरी। ठीक है। हुमायूं के लिए किताब लिखी गई हुमायूंनामा। अकबर के लिए किताब लिखी गई अकबरनामा। और जहांगीर ने अगेन अपनी खुद एक किताब लिखी थी जिसको हम बोलते हैं तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी या जहांगीर। दो मुगल सल्तनत में बादशाह ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है, अपने बारे में वो मरने से पहले खुद लिख के गए हैं। एक हुआ है जहांगीर, दूसरा हुआ है बाबर। बाबर ने जो अपनी किताब खुद लिखी है उसका नाम है तुजुक ए बाबरी, और जहांगीर ने जो अपनी खुद किताब लिखी है उसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है। अब देखो अब तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी? बाबर ने खुद ने लिखी थी। ठीक है। बाबरनामा अगर तुम्हें याद हो तो अब्दुल रहीम ने इसको कन्वर्ट किया, अब्दुल रहीम। हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलवदन ने लिखी। यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अकबरनामा अबू फजल, किसने लिखी थी? अबू फजल। ये नौरत्नों में से एक है। अकबर के दरबार में इतिहासकार थे काफी बड़े। तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी? जहांगीर। हालांकि जहांगीर इस किताब को पूरा नहीं लिख पाया था और बीच में लिखते हुए ही स्वर्गवासी हो लिया था, क्योंकि 51 साल के बाद 1622 के आसपास से जहांगीर को बीमार भी बहुत ज्यादा सताने लगी थी और 1622 के बाद से जहांगीर बीमार रहने लगा था। इसी का फायदा देखते हुए शाहजहां ने जहांगीर का विरोध कर दिया और 1627-28 तक जहांगीर की मृत्यु हो गई। तो इस किताब को आगे जो पूरा किया वो मोतबिंद खान ने किया। मोतबिंद खान। कई बार पूछा जाता है कि बाबर के बारे में कौन सी किताब है? बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी। हुमायूं के बारे में हुमायूंनामा, अकबर के बारे में अकबरनामा और जहांगीर के बारे में तुजुक ए जहांगीर। इनके लेखक पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। ये याद रख लेना। अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, रिवाइंड करके याद करते रहना। अब एक चीज इसमें और देखते जाओ। बाबर को सबसे पहले कहां दफनाया गया था? आगरा। कहां दफनाया गया था? आगरा। याद करो, आराम बाग। एक आराम बाग बनवाया था इसने आगरा में, वहां। लेकिन क्योंकि ये चाहता था कि मेरे को काबुल में दफनाया जाए तो अकबर ने इसकी कब्र निकलवा के इसे कहां दफना दिया था? काबुल। हुमायूं हम जानते हैं, हुमायूं टॉम दिल्ली में है। हुमायूं मकबरा या हुमायूं का मकबरा। ये हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? जल्दी बताओ, अपना कमेंट में आंसर देना। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? अकबर को कहां दफनाया गया? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी ये अकबर की एक राजधानी भी थी, आपको ध्यान हो तो। और जहांगीर को लाहौर। अभी क्यों लाहौर में दफनाया गया हम अभी आगे पढ़ेंगे। किसने लाहौर में एक शीश महल बनवाया था अनारकली की याद में, और उस अनारकली की याद में ही एक महल बनवाया था इसने लाहौर में, और उसी लाहौर में इसको दफनाया गया था। तो जहां जहां इनको दफनाया गया वो इनकी जगह है। इससे पहले कौन कौन सी किताबें इनके बारे में लिखी गई वो हमने पढ़ लिया, किसने लिखी वो भी पढ़ लिया। ठीक है। अब हम अकबर के बारे में एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कहां हुआ था? पंजाब के अमरकोट में। कहां पर जी? पंजाब के अमरकोट में। अमरकोट के राजा कौन थे? राजा वीरसाल। वीरसाल के महल में इसका जन्म हुआ। इसके पिताजी कौन थे? हुमायूं। माताजी कौन थी? हमीदा बानो बेगम। ठीक है जी, हमीदा बानो बेगम। उसके बाद इसकी दाई मां जिसको दूध पिला के बड़ा किया वो कौन थी? हम जानते हैं महामंगा, बहुत ही चतुर थी। इसके संरक्षण कौन थे? तो संरक्षण थे इसके बैरम खान। कौन थे जी? बैरम खान। इसका राज्याभिषेक कब हुआ? मतलब ये राजा कब बना? 1556 में। कब बना? 1556। इतना मोटा मोटा हमने पढ़ा। 1556 में पानीपत की लड़ाई हुई थी, पानीपत का दूसरा युद्ध, जिसमें बैरम खान लड़े थे आदिल शाह के सेनापति हेमू से, और हेमू वहां पर मर गए। और 1556 में मुगलों ने दोबारा भारत पर ये कंट्रोल कर लिया था। 1556 से लेके 1560 तक
अकबर क्योंकि अभी छोटा था तो मुगल साम्राज्य को संभाला बैरम खान ने। लेकिन इन दिनों बैरम खान इतना पावरफुल हो गया कि महामंगा और बाकी के अधिकारियों ने अकबर के कान भरने शुरू किए। धर्म को लेकर भी बहुत सारे विवाद हुए और फाइनली 1560 में बैरम खान को महल छोड़ के जाना पड़ा। तिलवाड़ा की एक छोटी सी झड़प भी हुई थी और 1560 में जब वो हज यात्रा पर जा रहे थे तो गुजरात में महावत खान द्वारा उनकी मृत्यु करा दी गई। 1560 से 1562 तक जो काल था, अकबर जिसके शरण में रहा या जिसके ज्यादा प्रभाव में रहा वो थी महामंगा। इसलिए इस काल को हम क्या बोलते हैं? पेटीकोट का काल, हरमदल का काल, महिलाओं का काल, स्त्रियों का काल, ये बोल सकते हैं। क्योंकि इन दिनों अगर पूरे भारत का मुगले बादशाह अगर किसी कंट्रोल में था तो वो स्त्री कौन थी? महामंगा। 1562 में अकबर की शादी होती है हरकाबाई से। एक चीज देखो याद रखना, अकबर के 3 चाचा थे हम जानते हैं। हुमायूं सबसे बड़ा था, हिंदाल, अस्करी, कामरान, ये अकबर के सब चाचा थे। तो हिंदाल की बेटी थी रुकैया। हिंदाल की बेटी कौन थी? रुकैया। तो सबसे पहली शादी अकबर की हुई थी रुकैया से। हालांकि अकबर की शादी तो बहुत सारी हुई लेकिन उसकी सबसे प्रमुख 3 ही पत्नियां थी। एक थी रुकैया बेगम जो उसके चाचा की लड़की थी, एक शादी हुई उसकी हरकाबाई जिसको हम जोधा के नाम से जानते हैं लेकिन वो जोधा है नहीं, और एक थी बैरम खान की बीवी सलीमा बेगम। ये 3 बेगम ऐसी थी जो अकबर की सबसे करीब थी। आगे जाके सबसे करीब कौन होगी? हरकाबाई। शुरुआती दिनों में सबसे करीब कौन थी? रुकैया बेगम। हालांकि शादी तो इसने बेनजीर से पता नहीं किस किस से बहुत करी, लेकिन अकबर की सबसे 3 चहेती रानियां थी तो वो कौन थी? रुकैया, हरका और सलीमा बेगम। 1562 में जब इसकी हरकाबाई से शादी हुई तो इसने लगातार बहुत सारे सामाजिक सुधार करे। 1562 में इसने दास प्रथा खत्म करी। 1563 में इसने तीर्थ यात्रा से कर खत्म कर दिया। 1564 में इसने जजिया कर समाप्त कर दिया। 1571 में इसने राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाई। ठीक है। 1575 में इसने इबादत खाने की नींव डाली। 1578 में सबके लिए लाव कर दिया। 1579 में इसने मजहर की घोषणा करी। 1581 में इसने एक नया धर्म चलाने की कोशिश करी और 1583 में इसने एक नया कैलेंडर चलाया, इलाही संवत। ये थे इसके सारे के सारे सामाजिक सुधार। ये एक नया धर्म चलाना चाहता था, किस नाम का? दीन इलाही। नया धर्म चलाना चाहता था दीन इलाही नाम का। और उस धर्म को अपनाने वाला सबसे पहला हिंदू राजा कौन था? महेश दास, बीरबल। ठीक है जी। इतना हमने इसके सामाजिक सुधार पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कि अकबर को हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो एक सेक्युलर राजा था, वो एक धर्मनिरपेक्ष राजा था, वो सभी धर्मों को बराबर लेके चलता था। तो हम जानते हैं जैन धर्म के सबसे बड़े विद्वान थे उन दिनों हरिविजय सूरी, जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। हिंदू धर्म के सबसे बड़े पुरोहित थे पुरुषोत्तम दास और भगवंत कुंभन दास। पुरुषोत्तम दास और कुंभन दास। ठीक है। अगर मैं जैन इसकी ईसाई धर्म की बात करूं, जैन तो लिख दिया। एका बेबी सबसे बड़े उन दिनों के पुरोहित थे, एका बेबी। सिख धर्म की बात करूं तो रामदास के इनके बड़े अच्छे रिलेशन थे, रामदास चौथे सिख गुरु थे। पारसी धर्म की बात करूं तो दस्तूर मेहर जी, दस्तूर मेहर जी, ये सब इनके दरबार में रहा करते थे। और अगर मुस्लिम धर्म की बात करूं तो शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, ये सब अकबर के दरबार में रहा करते थे जी। और सब अलग अलग धर्मों के पुरोहित हैं। इसका मतलब अकबर सभी धर्मों को बराबर लेके चलता था। इसके बाद हमने अकबर का टैक्स सिस्टम पढ़ा। टैक्स सिस्टम में सबसे पहले हमने जाप्ती प्रणाली समझा था, उसके बाद हमने कनकूत प्रणाली समझा था और उसके बाद हमने आईनाए दहसाला। आईनाए दहसाला को बनाने वाले कौन थे? टोडरमल। उसके बाद हमने 4 प्रकार की भूमि पढ़ी। एक पढ़ी पोलज, एक परती, एक चाचर और एक बांजर। ये 4 तरीके की भूमि बांटी गई थी अकबर के काल में। उसके बाद हमने 4 भूमि और पढ़ी। एक भूमि हुआ करती थी खालसा भूमि, जो सरकारी भूमि हुआ करती थी। एक होती थी जागी भूमि, जो जागीरदारों को दिया जा करती थी। एक होती थी पैबाकी भूमि, जो कम पढ़ने पर दी जाती थी। और एक होती थी मददमाश, जो मदद के लिए दी जाती थी। ये थे टोटल उसके टैक्स सिस्टम के सारे पहलू। एक टिप्स पे याद होना चाहिए, कोई भी एग्जाम नहीं छूटेगा, धुआंधार होंगे। उसके बाद हमने पढ़े अकबर के नवरत्न।
पहले नवरत्न थे बीरबल, ये पहला दूसरा कुछ भी कर सकते हो, शुरू के 4 हिंदू एक साथ याद रख सकते हो, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, तानसेन, ये तो 4 क्या हो गए जी हिंदू। 5वां उसका बेटा अब्दुल रहीम खाने खाना जी की उपाधि जिसको दी गई। 2 इतिहासकार बड़े बड़े दोनों भाई, अबू फैज और अबू फजल, ठीक है। 8वां कॉमेडियन मुल्ला दो प्याजा, ये बहुत बड़ा क्या था कॉमेडियन। और 9वां हकीम हुकाम बावर्ची, हकीम हुकाम, ये थे बावर्ची। ये हमने अकबर के फिर 9 रत्न पढ़े थे, और 9 रत्नों के बाद हमने पढ़ना शुरू करा था अकबर के युद्ध। क्या पढ़ने शुरू करे थे जी? अकबर के युद्ध। अकबर के युद्ध में सबसे पहले उसने मालवा जीता। किससे जीता? बाज बहादुर से। बाज बहादुर की बीवी कौन थी? रूपमती। बिल्कुल पागल था, लड़की के चक्कर में लड़ने कौन गया था? महामंगा का बेटा आदम खान, ठीक है। उसके बाद उसने गढ़कटंगा जीता, आज का मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र और नर्मदा के आसपास का एरिया। गढ़कटंगा किससे जीता? तो संग्राम शाह की बहू थी, संग्राम शाह की बहू कौन थी? दुर्गावती, उससे लड़ा। फिर उसके बाद राजस्थान, राजस्थान में सबसे बड़ा पंगा उसका किससे रहा? मेवाड़ से। मेवाड़ में वो किससे लड़ा? उदय सिंह से। उदय सिंह से कब लड़ा? 1567 में। उसके बाद उनके बेटे से लड़ा, किससे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप से कब लड़ा था? 1500, ये मैंने यहां 67 लिख दिया, ठीक है। ये लड़ा था 76 में, हल्दी घाटी का युद्ध, अगर यहाँ पे ध्यान हो, पूरा हल्दी घाटी का युद्ध पड़ा। साथ में उसने मारवाड़ भी जीता, राजस्थान में मेवाड़ जीत लिया। जैसलमेर, बीकानेर, ऊपर मेड़ता, इधर जयपुर, जोधपुर, आमेर, सब उसने जीत लिया था, ये हमने पढ़ लिया। अफगानों में, अफगानों से वो किससे लड़ा? दाऊद खान। ये कौन सा एरिया था? पूरा पूर्वी एरिया, बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाले एरिया से इसने किससे जीता? दाऊद खान से। उसके बाद अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में किससे लड़ने भेजा था? बीरबल को। बीरबल उस युद्ध में मारा गया था। उसके बाद हमने पढ़े इसके दक्षिण भारत के युद्ध। दक्षिण भारत में इसे मेनली क्या क्या जीतना था? तो 4 जगह जीतनी थी। सबसे पहली खानदेश, दूसरा अहमदनगर, तीसरा बीजापुर, चौथा गोलकुंडा। देखो जी, ये है अकबर पूरा, ठीक है। रिवीजन में हमें पूरा अकबर का रिवीजन करने में कितनी देर लगी होगी? 5 से 8 मिनट। और इसे पढ़ने में हमें कितने घंटे लगे हैं? 5-6 घंटे। 8 क्लास आई है वही अकबर पे, तब जाके अकबर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। पूरा आपने सब कुछ पढ़ लिया, बिल्कुल निश्चित होकर किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, एक भी क्वेश्चन अकबर से आपका छूटने वाला नहीं है। अकबर के बारे में आपने सब पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं जहांगीर को। अभी इसके बाद हमने देखा 1602 में जहांगीर उसका क्या कर देता है? विरोध। जब जहांगीर उसका विरोध कर देता है तो अकबर समझाने के लिए भेजता है अबू फजल को। अबू फजल की जहांगीर मृत्यु करवाता है किसके थ्रू? वीर सिंह बुंदेला के थ्रू, और वीर सिंह बुंदेला उसको मार देते हैं। इधर अकबर की 1605 में मृत्यु हो जाती है और गद्दी पर कौन बैठ जाता है? जहांगीर, ठीक है। और कोई क्यों नहीं बैठता? क्योंकि अकबर के बाकी के जितने शहजादे होते हैं वो अकबर के काल में ही इतनी शराबपोशी में व्यस्त रहते हैं, इतनी शराब। खैर जहांगीर भी पक्का पियक्कड़ था, पक्का वाला, लेकिन जहांगीर का बस क्या था? सॉरी, किस्मत साथ थी कि जहांगीर ऊपर नहीं गया। बाकी सारे के सारे, शाहजादा दानियाल, सबसे छोटा अकबर का बेटा था दानियाल, मारा गया दारू पी के, ठीक है। सिर्फ जहांगीर बचा था। तो अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। अब देखो, जब जहांगीर गद्दी पर बैठा, जहांगीर कब से कब तक शासन रहेगा इसका? 1605 से 1628, ठीक है जी। 28 साल, 28 साल का 28 में से 5 घटाओ तो 23 साल। 23 साल मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठा जहांगीर। देखो, इसका जन्म हुआ था 1559 में, फिर ठीक है, जन्म कब हुआ था इसका? 1559 में। इसकी माता जी कौन थी? हरकाबाई। कौन थी? हरकाबाई। पिताजी कौन थे? तो पिताजी का तो कोई डाउट ही नहीं। पिताजी कौन होंगे? तुम खुद बताओ। अकबर साहब। पिताजी कौन थे इसके? अकबर। जब ये गद्दी पर बैठा
तो सबसे पहले समझो इसके सामने चुनौतियां क्या क्या थी। इसके सामने चुनौती क्या थी, अगर देखो बाकी सब काम तो हम बाद में पढ़ते ही रहेंगे कि इसने किससे शादी करी, किससे विवाह करा, लेकिन राजा का मेन काम होता है कि उसने अपनी सल्तनत को, जो खतरा था उसकी सल्तनत को, उसको कैसे निपटाया। तो पहले हमें वो पता होना चाहिए। देखो इस दक्षिण भारत को अकबर ने जीता था, लेकिन जैसे ही अकबर का विरोध किया गया इस क्षेत्र में, दक्षिण भारत के सारे लोगों ने इस कंडीशन का फायदा उठाया और उनको लगा कि अकबर और अकबर का बेटा भी आपस में लड़ रहे हैं, इसका मतलब मुगल अभी आपस में लड़ने में व्यस्त हैं, क्यों ना हम स्थिति का फायदा उठा लें। और दक्षिण भारत में उस स्थिति का फायदा उठाते हुए पूरे दक्षिण भारत में एक बड़ा वीर सिपाही आगे निकल के आया जिसका नाम था मलिक अंबर। और मलिक अंबर ने जहांगीर के काल में जितना एरिया दक्षिण भारत का अकबर ने जीता था, सब लगभग मलिक अंबर ने दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। तो जहांगीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि दक्षिण भारत को जैसे तैसे अकबर ने जो जीता था वो जहांगीर के समय इनके हाथों से निकल गया। दूसरा, ये जो अफगानों वाला एरिया था, अकबर ने पूरी तरीके से अफगानों का सफाया कर दिया था, हमने पढ़ लिया। और अफगानों को सफाया करने के बाद बंगाल में जाके अकबर ने अपने सबसे प्रमुख सेनापति मान सिंह को बैठा दिया था कि भाई तू जा और अफगानों के बीच में जाके बैठ, और क्योंकि इन्होंने हमें अपने अपने लक्कड़ दादा के समय से परेशान कर रखा है और तू मेरा वीर सेनापति, अगर आज के बाद से अफगान का कोई सेनापति अगर हमारे खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश करेगा तो उसे मारियो। तो मान सिंह जब तक बंगाल में बैठा रहा तब तक किसी भी अफगान की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाके इसके खिलाफ आवाज उठा दे। लेकिन अकबर ने अपने मरने से पहले अंतिम दिनों में मान सिंह को वापस बुला लिया था। जब मान सिंह वापस यहां आ गया आगरा और दिल्ली के क्षेत्र में, सेंट्रल इंडिया में, तो अफगानों को दोबारा मौका मिल गया अपनी रंजिश निकालने का। और इस बार अफगानों का जो सरदार था वो था उस्मान अली। कौन था? उस्मान अली। और उस्मान अली ने धीरे धीरे सारे अफगान सरदारों के अंदर ये फीलिंग भरने की कोशिश करी कि हम दोबारा अफगान मुगलों को उखाड़ के दिल्ली की गद्दी पर बैठ सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से गलत फहमी थी उसकी, क्योंकि मुगल बहुत मजबूत हो चुके थे इस समय तक। तीसरा, अगर आपको ध्यान हो तो राजस्थान की एक जगह मेवाड़, कौन सी? मेवाड़। अकबर अपने पूरे जीवन काल में अगर पूरे राजस्थान के किसी एरिया को नहीं जीत सका था तो वो कौन था? मेवाड़। मेवाड़ की समस्या भी जहांगीर के सामने थी कि हमारे लक्कड़ पक्कड़ दादा बाबर थे, राणा सांगा से लड़े। चलो हुमायूं तो भारत से आने और जाने में बाहर रहे, व्यस्त रहे। अकबर आया, अकबर उदय सिंह से लड़ने में व्यस्त रहा, उसके बाद महाराणा प्रताप से लड़ने में व्यस्त रहा। लेकिन मेवाड़ ने कभी भी पूरी तरीके से मुगलों के सामने अपने घुटने नहीं टेके। उन्हें जैसे ही मौका मिलता था कि मुगल अभी इधर उधर लगे पड़े, वो दोबारा से अपने साम्राज्य को खड़ा कर लिया करते थे। तो अब जहांगीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि यार इस बार कम से कम मेवाड़ को तो क्या करा जाए, शांत किया जाए। कम से कम जहांगीर पहचाना तो जाएगा कि जो काम अकबर नहीं कर सका, जो काम बाबर नहीं कर सका, वो काम जहांगीर ने कर दिया। तो जहांगीर थोड़े अपने नंबर भी बढ़ाना चाहता था, थोड़ा सा चाह रहा था कि मेरी वाहवाही हो जाए कि मेरे दादा से, मेरे पापा से, मेरे पक्कड़ लक्कड़ दादा से जो काम नहीं हुआ वो मैं करूंगा। तो वो मेवाड़ में भी काम करवाना चाहता था कि मेवाड़ को किसी तरीके से राजीनामा करके मुगलों के अधीन लाया जाए। तो तीन चुनौतियां हैं जहांगीर के सामने। क्या कि जहांगीर बैठा है इस एरिया में जी, यहां से बैठे बैठे उसे सबसे पहले कंट्रोल करना है मेवाड़ को। नीचे मलिक अंबर अपना प्रभाव ज्यादा करता जा रहा है, उसके प्रभाव को शांत करना है, और इधर अफगानों को शांत कर रहा है। और अफगानों का उन दिनों मेन सरदार कौन था? उस्मान अली। ठीक है, जहांगीर क्या करता है? उस्मान खान, सबसे पहले हम पूर्वी भारत को समझ लेते हैं, फिर यहाँ आएंगे, या फिर यहाँ आएंगे और फिर लास्ट में यहाँ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उस्मान अली वाला अफगानों वाला सिनारियो समझते हैं कि क्या हुआ। अफगानों को इसने कैसे निपटा ये देखते हैं। सबसे पहले जहांगीर ने देखा कि ये बताओ हमारे पिताजी के काल में, अकबर के काल में अफगानों को कौन शांत करके आया था? पता चला मान सिंह। अब मान सिंह इस समय तक काफी बूढ़े हो चुके थे और जहांगीर उनके सामने लड़ता था, तो वो मान सिंह की बड़ी इज्जत करता था। तो उन्होंने बोला चाचा देखिए यार, आपने हमारे पिताजी के काल में हमारी इतनी सहायता करी, हमें आपकी सहायता की जरूरत है। प्लीज आप दोबारा से बंगाल उड़ीसा के क्षेत्र में जाएं और वहां पर अफगान दोबारा से अपने हौसले बुलंद कर रहे हैं, उनको दबा के आए।
मानसिंह चल दिए। लेकिन इस बार मानसिंह उस्मान अली को पूरी तरीके से ना मार पाए, ना उनका विद्रोह शांत करा पाए, और मानसिंह इस बार विफल हो गए। तो मानसिंह को वापस बंगाल से बुलाया गया। जब वो वापस बुलाया गया तो मानसिंह को यहां पे थोड़ी तौहीन लगी कि यार ये भले ही मुगले बादशाह है, लेकिन इसके बाप से मेरे इतने अच्छे रिलेशन थे। इसके बाप ने मुझे सबसे बड़ा मुगल सल्तनत का मनसब दिया 7,000 का, जो मनसब सिर्फ एक और अकबर के सौतेले भाई के पास था, मिर्जा अजीज कोका। उसका एक सौतेला भाई था मिर्जा अजीज कोका। पूरे मुगल सल्तनत में अगर 7,000 का मनसब किसी के पास था तो वो 2 बंदे थे, एक मानसिंह है, उसका सौतेला भाई मिर्जा अजीज कोका। तो मानसिंह के अंदर थोड़ी घमंड था कि यार मैं अकबर का इतना बहादुर सेनापति और जहांगीर मुझसे कह रहा है कि तुमसे ना होगा। उसे वापस बुला लिया। यहां मानसिंह के जो प्रतिभा थी, मानसिंह का जो प्राउड था, उसको ठेस पहुंची और जहांगीर से वो थोड़े कटे कटे रहने लगे मानसिंह। लेकिन जहांगीर को इस समय कटे वटे रहने से कुछ नहीं करना था। वो बादशाह था, उसका सबसे प्रमुख दायित्व था कि अपने साम्राज्य को बचाना, और साम्राज्य पर खतरा था अफगानों का, तो अफगानों को शांत करना था। अच्छा, हम जानते हैं कि अकबर के सबसे प्रिय सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि अपने बेटे का नाम भी उसने सलीम ही रखा था। जहांगीर को बचपन में किस नाम से जाना गया? सलीम। जहांगीर के समय सलीम का बेटा था इस्लाम खान, बहुत ही बहादुर। इस्लाम खान को इस बार जिम्मेदारी दी कि वो पूरब में जाए, पूर्वी भारत में जाए और अफगानों को शांत करे। इस्लाम खान हमारे सेंट्रल इंडिया से बहुत भारी आर्मी के साथ अफगानों की तरफ बढ़ता है और लंबे समय तक ये युद्ध चलता है, और फाइनली इस्लाम खान पूरे अफगानों को पूरी तरह खात्मा करके इस पूरे एरिया को दोबारा से मुगल सल्तनत में मिला देता है। और ये किसी ना किसी पॉइंट पे ये बात मानसिंह को हर्ट करती है कि जो काम मुझे करना चाहिए था, जिसकी वाहवाही मुझे मिलनी चाहिए थी, उसकी वाहवाही कोई और ले गया, और वो कौन है? इस्लाम खान। तो अफगानों का अगर पूरी तरह सफाया करने में अगर जहांगीर की कोई मदद करता है तो कौन करता है? इस्लाम खान। अब बात करते हैं मेवाड़ की। देखो, मेवाड़ की थोड़ी पीछे से बैकग्राउंड से समझते हैं तो मेवाड़ अच्छे से समझ आएगा। देखो, मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए बाबर लड़ा था किससे? राणा सांगा से। ठीक है, राणा सांगा से लड़ा था। राणा सांगा का ही बेटा था सबसे बड़ा भोजराज। भोजराज की शादी हुई थी मीराबाई से, जो कृष्ण लीला के प्रेम में पागल है ना थी। मतलब मीराबाई, आपने सबने नाम सुना होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी साहित्य लिटरेचर पढ़ा हो तो मीराबाई को आपने जरूर पढ़ा होगा। तो जो मीराबाई थी वो भोजराज की पत्नी थी, लेकिन भोजराज की बहुत जल्दी मृत्यु हुई थी। तो उनकी मृत्यु होने के कारण मीराबाई ने अपनी बाकी का सारा जीवन कृष्ण जी पे समर्पित कर दिया था। तो राणा सांगा लगातार बाबर से लड़ता रहा और इनमें युद्ध भी हुआ था। आपने अगर ध्यान हो, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। पीछे की जाके हिस्ट्री पढ़ना बाबर वाली। उसके बाद इधर हुमायूं तो नहीं लड़ा इनसे, लेकिन फिर आया अकबर। अकबर मेवाड़ के लिए पहले लड़ा उदय सिंह से। उदय सिंह और अकबर के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर अकबर दोबारा मेवाड़ के लिए लड़ा महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप भले ही युद्ध के मैदान में से चले गए, लेकिन उसका कारण यह था कि उनका घोड़ा चेतक घायल हो गया था और उधर मुगलों को भी अभी आसपास से खतरा होने लगा था इधर अफगानों से। तो उन्होंने भी मेवाड़ की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना लगभग कम कर दिया था और महाराणा प्रताप ने इस स्थिति का फायदा उठा के दोबारा मेवाड़ को बनाना शुरू किया। जो भील थे, जो भील जाति थी, उन्होंने मारवाड़ जी का, इनका मेवाड़ का, महाराणा प्रताप का पूरी सहायता करी, पैसे से सहायता करी और महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे मरने से पहले दोबारा मेवाड़ को एक अच्छी खासी जगह पहुंचा दिया था। एक जहरीला तीर लगने के कारण जहर उनके शरीर में फैला और तबियत खराब होने से महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह। इधर जब अकबरी था तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था अमर सिंह। आपको ताजुब होगा कि अकबर ने अमर सिंह पे भी 3 हमले किए थे कि कैसे ना कैसे करके मेवाड़ को झुका दिया जाए मुगल सल्तनत के सामने। लेकिन अमर सिंह भी महाराणा प्रताप की औलाद थे भाई।
डटे रहे अकबर के सामने, और अकबर 1605 में मर गया। इस तरीके से मेवाड़ की जो फाइल थी वो अधूरी ही बीच में रह गई। इस फाइल को पूरी तरह निपटाने का काम किया आगे जाके जहांगीर ने। अब जब अकबर के सामने जहांगीर आया है तो गद्दी पर बैठा है अमर सिंह। मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा है? अमर सिंह। मेवाड़ का वही एरिया, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर वाला जो एरिया है आज का, वो पहले पूरा मेवाड़ हुआ करता था। रतन सिंह मेवाड़ के ही राजा थे, पद्मावत वाले, ठीक है। लाखा का अगर आपने नाम सुना हो, सबके राजा अल्लट, सब ये मेवाड़ के राजा थे। अमर सिंह का बेटा था करण सिंह। कौन था जी? करण सिंह। ये आपको बेटे बेटे याद होने चाहिए। मैं जानता हूं जब पहली बार हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लगता है ऐसा कि इतने सारे नाम कैसे याद होंगे, लेकिन कुछ नहीं होता, ये रिवीजन के ऊपर डिपेंड है आपके। जहांगीर ने सबको बुला के पूछा कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आज तक सबसे ज्यादा हमें परेशान कर रहा है। जहांगीर को बताया जाता है कि सर मेवाड़ ऐसा है जो आपके पिताजी जीतना चाहते थे लेकिन नहीं जीत पाए। तो जहांगीर ने पूछा ऐसा क्यों है, हम मेवाड़ क्यों नहीं जीत पा रहे? तो जहांगीर को बताया जाता है कि जो मेवाड़ के आसपास की जो आम पब्लिक है वो भी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ लड़ती है। इसलिए पब्लिक, जैसे ही हम गांव में एंट्री करते हैं, जैसे ही हम एरिया में एंट्री करते हैं, उनका जो सूचना विभाग है वो इतना मजबूत है, वो तंत्र इतना मजबूत है कि उनको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हम पे अटैक होने वाला है, और सारी मेवाड़ की जनता एक हो जाती है और उनको हराना इसलिए मुश्किल पड़ जाता है। मेवाड़ में सिर्फ आर्मी और राजा ही नहीं लड़ता, लोकल पब्लिक भी लड़ती है। कि भाई ऐसे तो और कहीं लोकल पब्लिक नहीं लड़ती, वहीं क्यों लड़ती है? जहांगीर ने पूछा कि वहां की जो पब्लिक है मेवाड़ की, बताया गया जहांगीर को कि जो मेवाड़ की पब्लिक है उसका अटैचमेंट अपने राणाओं के प्रति इतना ज्यादा है कि वो अपने राणाओं की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जहांगीर ने दिमाग लगाया, तो राणा से फिर लड़ाई नहीं करनी, पब्लिक को निपटाते हैं धीरे धीरे, एक एक दो गांव पे अटैक करते हैं और गांव को निपटाते हैं। मेवाड़ जीतने की जिम्मेदारी जहांगीर ने अपने छोटे बेटे खुर्रम को दी। क्या नाम था? खुर्रम। यही खुर्रम आगे जाके शाहजहां नाम से भी पहचाना जाएगा। शाहजहां का पहले नाम क्या था? खुर्रम। ये जाता है शाहजहां और मेवाड़ पे बीचम बीच महाराणाओं पे अटैक ना करके मेवाड़ के आसपास के जो गांव थे उनकी फसलें जलाने शुरू कर देते हैं। ये जब फसल नहीं होगी, अन्न पैदा नहीं होगा, लोग भूखे मरेंगे। और अगर ज्यादा गांव की जनता विरोध करती थी तो मार काटता था शाहजहां अपनी आर्मी की मदद से उन्हें। ये बात धीरे 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 पता चलती है मेवाड़ में। महाराणा उस समय बैठे थे अमर सिंह, उनको सारी आर्मी अमर सिंह के पास जाती है कि मुगले बादशाह हम पे अटैक कर रहा है, उसका बेटा हमारे गांवों को चला रहा है, अगर कोई विरोध करता है तो साक्षात सबके सामने सरकलम कर दिए जाते हैं। राणा, हमारी आपसे अपील है, हमारी आपसे दरख्वास्त है, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें बचाओ। तो अमर सिंह ने बोला ये मेरा प्रथम कर्तव्य है कि अगर मेरी माटी पर, मेरी जमीन पर, मेरे देश पर कोई अटैक करेगा तो मैं आपको जरूर बचाऊंगा। लेकिन अमर सिंह के सारे विद्वानों ने, अधिकारियों ने बताया कि अमर सिंह आप इस बात को समझिए कि युद्ध बहुत लंबे अरसे से चलता हुआ आ रहा है। आपके दादा लड़ते हुए आ रहे हैं युद्ध, पड़दादा, लक्कड़ दादा, और हम पे अब पैसों की शॉर्टेज हो चुकी है, क्योंकि इतने लंबे समय से अगर आप युद्ध लड़ोगे तो आपको पैसों का घाटा लगता है, आपकी सारी आर्टिलरी बर्बाद होती है, आपकी गन्स, तोप, सब सैनिक मरते हैं, सैनिक वेशभूषा, तलवार खरीदनी होती है, सारा बारूद खरीदना होता है, इसमें बहुत पैसा लगता है। आप इस चीज को इस एग्जांपल से समझिए कि पिछले 2.5 साल से यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है। रशिया को इकोनॉमिकली इतना घाटा लग चुका है, इतना घाटा लग चुका है कि रशिया को दोबारा अभी खड़े होने में कई साल लग जाएंगे। तो युद्ध में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? पैसों का घाटा लगता है। तो अमर सिंह को समझाया गया कि क्यों ना यार अब जाके मुगलों से समझौते कर ले। अमर सिंह ने बोल दिया भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे एक पापा थे, मेरे दादा थे, वो ऊपर जाके देख रहे होंगे कि मेरा बेटा क्या था, हम लड़े पूरा अब मुगलों से डट के और मेरे बेटे ने जाके संधि कर ली। अमर सिंह ने बोला भाई मैं नहीं कर पाऊंगा ये चीज, मैं तो लड़ूंगा जब तक मैं लड़ सकता हूं। तब उन अधिकारियों ने जाके चेज किया करण सिंह को। देखो ये थे उस समय महाराणा और जो बेटे हुआ करते थे वो होते थे राणा। तो जिस समय अमर सिंह मेवाड़ के महाराणा थे उस समय मेवाड़ के राणा कौन थे? करण सिंह, राजा। ठीक है। अब जब
करण सिंह को यह चीज समझाई गई, तो करण सिंह इस चीज से समझ गए कि अगर हम जाके समझौता मुगलों से नहीं करेंगे तो वो हम पे तो अटैक कर नहीं रहे, वो गांव में आके हमारी पब्लिक को मार रहे हैं। और कब वो किस पब्लिक को मार रहे हैं हमें क्या पता, उनका क्या प्लान चल रहा है, किस पब्लिक किस गांव में आके वो अटैक करने वाले हमें पता ही नहीं। और इतने हम उस गांव वासियों को बचाने जाएंगे, इतने वो मार काट के चले जाएंगे। तो क्यों बिना वजह अपनी रंजिश की वजह से अपने गांव के लोगों को मरवाना, हम जाके समझौता कर लेते हैं। अमर सिंह इस चीज को तैयार नहीं थे, लेकिन करण सिंह इस चीज को तैयार हो गए और करण सिंह गए दरबार में जहांगीर के। लेकिन इन्होंने जहांगीर के दरबार में जाने से पहले कुछ शर्तें रख दी। अच्छा, ये बात किस किस के बीच में चल रही है? करण सिंह और आक्रमण करने कौन आया? शाहजहां, इन दोनों के बीच में। तो शाहजहां मना लेता है जैसे तैसे करण सिंह को संधि करने के लिए, लेकिन करण सिंह कुछ शर्तें रखते हैं खुर्रम के सामने, शाहजहां के सामने, कि क्या, कि देखो आपके यहां मनसबदार, या आप तब मानते हैं इस चीज को कि आपसे हमारी दोस्ती होगी जब हमारा सबसे बड़ा महाराणा आपके सामने पेश होने जाता है। सबसे पहली चीज आप याद रखना शाहजहां, कि मेरे पिताजी जो अभी मेवाड़ के महाराणा हैं वो कभी भी मुगलों के दरबार में पेशी देने नहीं जाएंगे। शाहजहां ने बोला यार ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो चीटिंग है, ऐसा नहीं हो सकता, जाना पड़ेगा, एक बार तो अमर सिंह को हमारे पिताजी के सामने पेश होना पड़ेगा। करण सिंह ने बोल दिया कोई मतलब ही नहीं बनता, मैं चला जाऊंगा। शाहजहां ने बोला यार पापा से एक बार पूछ के आना पड़ेगा। तो शाहजहां भाग के जाता है जहांगीर के पास। जहांगीर से पूछा जाता है कि देखिए संधि करने के लिए तो तैयार है, लेकिन जो महाराणा है वो आने के लिए मना कर रहे हैं, उनका जो बेटा है करण सिंह वो आ जाएगा हमारे दरबार में पेशी देने। जहांगीर ने बोला यार किसी को बताना मत ना, जो भी है लेके आओ, कम से कम हमारा नाम तो होगा कि हाँ हमने मेवाड़ से संधि कर ली। तो शाहजहां भागा भागा आया करण सिंह के पास, उसने बोला ठीक है जी हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। उन्होंने बोला ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कि आप राजस्थानी घरानों में वैवाहिक संबंध बना लेते हैं, शादियां कर लेते हैं, मेरे किसी भी कुनबे से कोई रानी आपसे शादी नहीं करेगी, आपके किसी भी बेटे से। शाहजहां ने बोला ठीक है नहीं करेंगे। तीसरा, कुछ चीजें ऐसी होंगी कि भले ही मतलब आप हमसे ऊपर हैं, लेकिन फैसले हम ही लेंगे और आप बीच में उनके बिल्कुल अड़ंगा नहीं लगाएंगे। शाहजहां ने बोला यार जो बोलोगे कर लेंगे, किसी तरीके से तो समझौता कर। और फाइनली इनमें समझौता हो जाता है और करण सिंह जाते हैं किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में करण सिंह जाते हैं। जहांगीर उनको इतना मान सम्मान देता है, उठता है, गले लगाता है और जाते के साथ ही उन्हें 5000 का मनसब देता है और अपने सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक का ओहदा दे देता है करण सिंह को। करण सिंह और जहांगीर की इतनी ज्यादा नजदीकियां बढ़ने लगती है कि आसपास के सारे अधिकारी देखते रह जाते हैं, क्योंकि जहांगीर ने एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है जो पिछले बहुत समय से 40-50 सालों से नहीं हो पा रही थी। एक बार की तो बात है, जहांगीर जब भी शिकार पे जाया करता था तो करण सिंह उसके साथ जाता था। तो करण सिंह तो ये महान योद्धा रजवाड़ों का, राजपूतों का, शिकार तो इनकी सबसे प्रमुख कलाओं में से एक थी, तो इसे शेर दिखता है। करण सिंह आवाज सुनते के साथ ही शब्द भेदी बाढ़ मारता है और भैया सामने जो शिकारी होता है, शिकार होता है, उस पर जाके तीर लग जाता है। अब वो जहांगीर से बोलता है जहांपना अब आपकी बारी, आप मारिए। अब जहांगीर को भी थोड़ा सा डाउट होता है कि यार अगर आज तीर बिल्कुल सटीक निशाने पे नहीं लगा तो करण सिंह के सामने बेइज्जती हो जाएगी भाई। लेकिन हालांकि जहांगीर का उस दिन अच्छा था, जब वो तीर चलाता है तो वो शिकार के जाके ही लगता है। तो शिकार खेलने भी दोनों साथ जाया करते थे। आने वाले टाइम में जहांगीर की बात ऐसी बनी करण सिंह से और फिर इन्होंने विरोध नहीं किया। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, करण सिंह के बाद आगे जाके जो मेवाड़ के राजा हुए उन्होंने फिर मुगलों से पड़ी लकड़ी हाथ में ले ली। इन्होंने संधि करते हुए जहांगीर ने सिर्फ इनसे एक शर्त रखी थी कि देखो हम तुम्हारी सारी शर्त मान लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चित्तौड़ का किला जितना टूट चुका है उसकी 4 दीवारी बड़ी मुश्किल से तोड़ी है हमने। जितना किला वो टूट चुका है उसको ऐसे ही रहने देना, तुम कभी भी उसका पुनर्निर्माण नहीं कराओगे, उसको रिपेयर नहीं कराओगे। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि इस शर्त को आगे जाके मेवाड़ के आगे जो राजा आएंगे उस शर्त को तोड़ देंगे और मुगलों को गुस्सा दिलाने के लिए चित्तौड़ के किले को रिपेयर कराने लगेंगे।
लेकिन जैसे तैसे इसको शांत फिर किया जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या का अगर समाधान किया जहांगीर ने तो किसको जीत के? अच्छा, किताबों में लिखा जाता है कि हां जहांगीर की जीत हुई, ठीक है जीत हुई, लेकिन किताबों में साथ में यह भी लिखा जाता है कि यह जीत शक्ति के बल पे नहीं, बुद्धि के बल पे थी। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो महाराणा प्रताप ने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए एक बार हामी भर ली थी, लेकिन उन्होंने भी शर्त ये रख दी थी, मैं खुद नहीं जाऊंगा उसके सामने पेश होने, मेरा बेटा चला जाएगा अमर सिंह। अमर सिंह गया भी था, लेकिन अकबर ने बोल दिया था कि महाराणा प्रताप तुझे आना पड़ेगा। और सिर्फ इस वजह से मेवाड़ से संधि नहीं हो पाई थी अकबर की, लेकिन जहांगीर इस गलती को सुधारा उसने, और उसने बोला ठीक है महाराणा आप नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, चाय पानी वहीं पहुंच जाएगा आपका, आप अपने बेटे को भेजो। और इस तरीके से मेवाड़ की जो सबसे इतने लंबे अरसे समस्या चलती आ रही थी, जहांगीर ने उसका समाधान किया। ठीक है जी। तो अफगानों को उसने किससे जीता, किसकी मदद से जीता? अभी हमने देखा इस्लाम खान किससे लड़े, वो उस्मान से, और इधर मेवाड़ का एरिया उसने अमर सिंह और करण सिंह से जीता नहीं, लेकिन कम से कम उन्हें अपना मनसब बना लिया। अब कल की क्लास में उसके दक्षिण भारत की नीति को अच्छे से समझ लेंगे, और उसके बाद जहांगीर की भाई रोमांटिक लाइफ बड़ी अच्छी थी, नूरे जहां, अनारकली, नूरे महल, जगत गोसाई, सबके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।